नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। पिछले 4 एपिसोड में हम नीतीश कुमार के बारे में बात करते रहे कि नीतीश कुमार बार-बार पलटी क्यों मारते हैं। और पिछले एपिसोड में यानी चौथे एपिसोड में हम पहुंचे थे कि किस तरह से उन्होंने जो है वापस अपने आप को बचाने के लिए लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ गए और कहा उन्होंने कि बीजेपी हमारी पार्टी तोड़ देना चाहती है, हमारे अस्तित्व को ख़त्म कर देना चाहती है, तो हम चाहते हैं कि हम आपके साथ आएँ। और लालू प्रसाद ने सहमति दी। बीजेपी ने इसके पहले भी धोखा दिया, जो हम चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से चिराग पासवान को आगे किया और हनुमान जो है वो लंका दहन कर दिया। नीतीश कुमार को पटकनी दे दी और 43 सीटों पर लाकर बिठा दिया। जो आप 2010 को याद कीजिए, 115 सीटें नीतीश कुमार के पास, और 2020 में 43 सीटें हो गई नीतीश कुमार की। जबकि नीतीश कुमार के काम करने का अंदाज वही था, जो बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे वो करते रहे लगातार, लेकिन राजनीतिक रूप से वो कमज़ोर होते चले गए। और फिर लालू प्रसाद यादव जी ने उनका साथ दिया और फिर से जो वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन फिर जब अभी कुछ दिन पहले, मतलब पिछले महीने की बात है, 28 जनवरी को उन्होंने वापस जो है 9वीं बार जब ओथ लिया मुख्यमंत्री के तौर पे, तो अचानक जो है 2 दिन पहले छोड़ करके आ गए लालू प्रसाद यादव जी को, गठबंधन को। क्यों छोड़ करके आ गए, हम इसी पर बात कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं नवेंदु भाई। नवेंदु भाई, आपका स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी। जी, तो हम बात कर रहे थे, पिछले 4 एपिसोड में हमने बात की कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव जी के साथ वो आते जाते रहे, बीजेपी के साथ रहे, क्या क्या हुआ। लेकिन जब 2022 में आए लालू जी के साथ, ये कहते हुए कि हमारी पार्टी को ख़त्म कर देना चाहती है बीजेपी, तो हम चाहते हैं छोड़ के आ जाए। उन्होंने कसम भी ली पत्रकारों के सामने कि मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे अब बीजेपी में। और बीजेपी ने भी कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा बंद, चिल्ला चिल्ला के बोले उनके बड़े बड़े नेता। और सम्राट चौधरी तो लगता है जैसे लगाए ही गए इस बात के लिए कि नीतीश कुमार को जितनी गालियां दे सकते हो दो। और उन्होंने पगड़ी भी बांध ली कि नीतीश कुमार को हम गद्दी से उतार के रहेंगे। इतनी सारी करवाहट के बाद भी नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ क्यों मिले, ये बताइए। बीजेपी के साथ वो मिल गए, जैसा कि पिछले एपिसोड में भी हमने कहा था कि बीजेपी के साथ मिलने की वजह यही थी कि नीतीश को अपनी राजनीति साधनी थी और कोई बात नहीं थी। नीतीश, जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं, दोहराने का कोई मतलब नहीं है। दर्शक लगातार अगर नीतीश कुमार का ये एपिसोड देख रहे हैं तो वो भी इस चीज को ध्यान में रखे होंगे कि ये सारी बातें हुई थी कि नीतीश अंततः जो है अपने पावर पॉलिटिक्स के लीडर हैं, और सबसे पहले तो वो इसी के जरिए वो अपना, उनका सीधा तौर पर मानना है कि हम रहेंगे तो फिर जनता रहेगी, हम रहेंगे तो फिर विकास होगा, हम रहेंगे तो उसमें हम है। ठीक उसी तरह से जैसे नरेंद्र मोदी के भीतर हम है कि हम रहेंगे तभी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश जो है वो आर्थिक रूप से जो है नंबर 1 हो जाएगा दुनिया का। हम रहेंगे तो ये होगा, हम रहेंगे तो वो होगा। तो उसी तरीके से तो नीतीश कुमार सीधे तौर पर भाजपा से जख्म खाने के बाद, भाजपा के द्वारा तमाम षड्यंत्र में फंसाए जाने के बाद भी, ये आप खुद ही सोचिए कि नीतीश को क्या गरज पड़ी थी कि वो जो है फिर बीजेपी के पास आए लौट के। तो वो इसलिए आए कि 2 बातें थी उसमें जो हम लोग जिक्र किए। एक तो उनकी जो महत्वाकांक्षा है, वो महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं जब आरजेडी के साथ उनको सुकून मिला और लगा कि अब हम पार्टी अपनी बचा लिए, और आरजेडी के साथ एक भीतर भीतर ये समझौता भी था। देखिए, बात हुई थी मर्जर की, जैसा कि मैंने बताया था पिछले एपिसोड में कि मर्जर दोनों पार्टियों का हो जाए, ये दिल्ली अधिवेशन में इस आशय का जो है एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। तो मर्जर की बात थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये एक था कि भाई तुम भी अपनी हमारी पार्टी नहीं तोड़ोगे, हमारी पार्टी तुम नहीं तोड़ोगे, हम तुम्हारी पार्टी नहीं तोड़ेंगे। तो ये एक स्थिति थी। तो बड़े इत्मीनान से जितने 43-45 विधायक को लेकर के नीतीश भी इत्मीनान से थे, लेकिन इत्मीनान का नाम नीतीश कुमार नहीं है राजनीति में। तो उस तरीके से फिर उन्होंने ये जाहिर तौर पर 2 बातें सोची, मुझे लग रहा है। एक तो ये है कि
उनको उनके दल में ये मर्जर के खिलाफ भी एक विरोध शुरू हुआ है, जिस विरोध की अगुवाई उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता कर रहे थे। ये पहले की बात है, मतलब कुछ महीने पहले की, जिस कारण से उपेंद्र कुशवाहा बहुत हद तक जा चुके थे। फिर उनकी पार्टी में आरसीपी बाहर से रहकर भी वो हवा दे रहे थे, और भी कई ऐसे नेता जिसमें कि अशोक चौधरी या फिर मान लीजिए कि ये संजय झा, जो बाद में सामने आए, ये किरदार सब निकल के जो बीजेपी के पास नीतीश को ले आए, तो ये लोग शुरू से इसका विरोध में थे कि ये मर्ज नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच विलय नहीं हो पार्टियों के। तो वैसे में नीतीश कुमार जो है के अंदर, और मेरा तो ये कहना है कि नीतीश कुमार हैं ही इस मिजाज के, उस मिट्टी के बने हुए, कि नीतीश कुमार हमेशा देखते हैं कि वो उस तरीके से कि अनकंफर्ट हैं, तो अपने को वो नहीं होता है कि हाथ पांव समेट लो वो, और जैसे ही कंफर्ट हुए तो बस हाथ पांव फैला दो और फिर आगे जो है वो कदम ताल करने लगो। तो नीतीश कुमार इस तौर पर उनको लगा कि अभी बचने का मामला है, आरजेडी के साथ चले गए, वो बच भी गए बीजेपी के हमले से, और बच जाने के बाद फिर उनको लग गया कि ये इत्मीनान की बात है। तो देखिए फिर वो उमंगे जवान होने लगी। वो दो उमंगे, मेरा मानना ये है, जो नीतीश का सेफ साइड, वो सेफ साइड पॉलिटिक्स हमेशा करते हैं, और इसी के लिए वो तमाम मान्यताएं, तमाम सिद्धांत, तमाम विचारधारा, तमाम जो है राजनीतिक शुचिता, छवि का सवाल हो या व्यवहार का सवाल हो, ये सब मायने नहीं रखता, ये सब दूसरे दर्जे की चीजें उनके लिए बन जाती हैं। तो वो क्या था, उनके दो उमंगे जवान होने लगी। वो दो उमंगे क्या थी, एक तो ये था कि अगले 2025 में, तो ये तो करार के हिसाब से और एक समझदारी, आपसी समझदारी के हिसाब से ये तय था कि 25 तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा महागठबंधन में। और नीतीश खुद ही इस बात को कई बार मीडिया के सामने सार्वजनिक मंच पर ये कह चुके थे कि 25 का चुनाव इनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इनके मतलब इशारा उनकी तरफ तेजस्वी यादव। हाँ, कई बार देखिए नीतीश जो है कई लोगों का नाम नहीं लेते हैं, इनके उनके इस तरह का करते हैं, और जहां ये इनके उनके करें तो समझ लीजिए कि कुछ न कुछ दाल में काला है। जैसे नरेंद्र मोदी के बारे में भी वो महागठबंधन में इस बार आए और बीजेपी से इतने आहत थे, लेकिन आपने कभी नहीं, मैं बता रहा हूं, इस 17 महीने में एक बार भी नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कभी नहीं कहा इंडिया गठबंधन के दरमियान भी, बनाने के दरमियान भी, कि ये नीतीश को, ये नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेगा, नरेंद्र मोदी को हराएगा या प्रधानमंत्री को हराएगा। वो प्रधानमंत्री भी नहीं बोलते हैं। वो लोग कहीं का नहीं रहेगा, वो लोग को एक सीट नहीं मिलेगा। तो वो लोग मतलब नरेंद्र मोदी, वो लोग मतलब बीजेपी का नेतृत्व। तो अब देखिए वो क्यों ऐसा करते हैं, वो उनको लगता है कि नाम ले लेंगे तो मोहर लग जाएगी, तो बिना मोहर का बहुत सारे दस्तावेज वो रखना चाहते हैं, ताकि आगे उस पर जो है तरीके का जो है वो स्क्रिप्ट लिखी जा सके। तो बहरहाल, तो एक तो उमंग उनकी ये थी कि साहब 25 में जो ये हमने कह दिया है, तो 25 की लड़ाई जो नीतीश बार बार अपने को देखिएगा कि बिहार में हमको सेवा करना है, बिहार में काम करना है, ये तब से 2000 से बोलते आ रहे हैं। और बिहार को लेकर के उनका एक है अपनी जमीन, अपनी माटी, अपना स्टेट, और उनको लगता है कि यहाँ काबिज होना बहुत जरूरी है राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी। तो बिहार का जो सत्ता, आगे की सत्ता जो थी, या फिर आगे का जो राजनीतिक परिदृश्य था, उसमें फिर अपने को शामिल करने की एक कहीं ना कहीं होशियारी, एक जो है बुद्धिमानी, एक ये एजेंडा, एक ये उमंग, ये नीतीश के अंदर कुलांचे भरने लगी। और उसमें था कि 25 के बाद भी हम आगे बिहार की राजनीति करेंगे, हम क्यों छोड़ें, छोड़ना भी क्यों चाहिए। राजनीति कोई करार पर नहीं चलती है, राजनीति तो बुद्धि और कौशल पर चलती है और जनता के विश्वास पर चलती है। तो उनको ये है कि जनता का विश्वास तो हमारे साथ है ही, सुशासन बाबू हैं। तो एक ये था। दूसरा क्या था
कि उनको कहीं न कहीं, चूंकि जिस बीजेपी ने उनको इन मुश्किलों में डाला था, जिस बीजेपी ने सबसे एक समय में विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू को उस 43 सीट पर ले आकर के रखी अपने ही एनडीए में, तो ये कहीं न कहीं उनका एक सबक सिखाने का भी मामला था और बीजेपी को कट टू साइज करने का, कि उनको भी एक औकात में ले आना है या फिर अपनी औकात ऐसी बढ़ा देनी है कि फिर मेरी बार्गेनिंग पावर जो है, नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर नरेंद्र मोदी के सामने बढ़ जाए। और ये तभी हो सकता है जब उनको अपने पुरानों दिनों की याद आई कि कभी नरेंद्र मोदी और नीतीश का नाम एक साथ लिया जाता था। जब प्रधानमंत्री बनने की बात आई नरेंद्र मोदी की, तो जो उसमें विरोध आया नीतीश कुमार का, उसने भी दोनों को बराबर पलड़े पर ले आकर खड़ा किया सुर्खियों में, चर्चा में। और उसके बाद पूरे देश में भी ऑपोजिशन की तरफ से पीएम मटेरियल के तौर पर नीतीश कुमार देखे जाते थे। वो सारा लम्हा उनको याद आने लगा होगा और उस आधार पर उनको लगा कि ये एक बार नरेंद्र मोदी के मुकाबिल होना जरूरी है। बीजेपी में तो अभी हम हैं नहीं, तो बीजेपी को इस नाते भी जो है, बीजेपी औकात में भी आएगी, बीजेपी हमारी सुनेगी भी, और साथ साथ नरेंद्र मोदी जिनकी ही सुनी जाती है बीजेपी में, तो उनका भी दवाई होगा। तो ये दवाई करने के लिहाज से उनके मन में, मेरा ये मानना है अपना, कि कोई बहुत वैचारिकी और देश के हालात खराब हैं, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, लोकतंत्र खतरे में है, इतिहास बदलना चाह रहा है, और एक और पहले जाइए संघ मुक्त भारत, ये सारे लहजे, सारे अल्फाज जो है वो आ चुके हैं नीतीश के पहले ही। लेकिन तब भी वो बीजेपी के साथ गलबहियां करके सरकार चलाते रहे हैं बिहार में, तब भी वो बीजेपी के साथ रहे। तो ये मेरा मानना है कि इस बार जो है ये मेन फैक्टर नहीं था। मेन फैक्टर ये था कि बात सही है कि बीजेपी की राजनीति, नरेंद्र मोदी और शाह की जो पूरे देश भर में जो एक चाणक्य राजनीति है, और जो उनके तौर तरीके हैं, जो एजेंडा है, जो नैरेटिव है, वो जाहिर तौर पर उसके खिलाफ एक जनमत है भारत देश में। वो जाहिर तौर पर उसके खिलाफ एक बिहार में भी जनमत है, लोगों को नहीं पसंद है। तो वो जो नहीं पसंद जिन लोगों को है, और एक बड़ी जमात जनमत की ऐसी पूरे देश की है, नीतीश को लगा कि अगर इसको अगुवाई दी जाए तो शायद जो है एक मुकाबिल हुआ जा सकता है, और फिर एक बार पीएम मटेरियल के तौर पर नाम की उनकी चर्चा हो सकती है। मेरा मानना है कि, और लालू और तेजस्वी का यानी आरजेडी का या महागठबंधन का क्या था कि भाई यहाँ तेजस्वी संभालेंगे, आप केंद्र की राजनीति करेंगे, तो जाहिर तौर पर आप इंडिया गठबंधन को एकजुट कीजिए, यानी कि आप समय दीजिए, कैंपेनिंग में रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, दौरे पर रहेंगे, तो जाहिर तौर पर बिहार की सरकार को कम समय देंगे ना, तो सरकार में भी सवाल न उठे, बिहार की जनता के पास भी सवाल न उठे कि महागठबंधन की सरकार बनाई और इसका मुख्यमंत्री तो घूम रहा है पूरे देश में और यहाँ रह नहीं रहा है। तो आरजेडी की बात ये थी। तो इस आधार पर ये एक जो है तस्वीर निकाली गई थी महागठबंधन में, और उस महागठबंधन में नीतीश ने उस तस्वीर के अनुसार काम करना शुरू किया। लेकिन उस तस्वीर में एक चेहरा तो दिखता है, तस्वीर में मन में क्या है वो तो दिखता नहीं है कलम कुची से भी। तो वो जो मन की बात वो थी नीतीश कुमार की, वो था कि वो चाहते थे कि उसको, इस इंडिया गठबंधन को जो इकट्ठा करने की कोशिश इन्होंने की है, तो उसको ही लोग चेहरा बनाए, नीतीश कुमार को ही चेहरा माने, बनाए, और सर्व स्वीकृति से वो चाहते थे कि सर्व स्वीकृत वो चेहरा हूं। इसलिए वो बार बार एक जो नेताई अंदाज होता है, वो कहते थे कि मुझको नहीं बनना है, मुझको नहीं, अरे हम सबको इकट्ठा कर दे रहे हैं, हम सबको एकजुट करना, हमारा लक्ष्य है कि सबको एकजुट कर देंगे, एकजुट कर देंगे तो समझ लीजिए कि एक सीट भी वो लोग नहीं जीत पाएगा और वो 100 के पार नहीं जा पाएगा। मुझे याद है हरियाणा की रैली में देवीलाल की जो जयंती पर जो सभा हो रही थी, जिसमें कि बिहार से भी और सारे दलों को बुलाया गया था, जनता परिवार की एक तरह से रैली थी। पहली दफा नीतीश कुमार ने उसी रैली में ये बात कही थी कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि 100 सीटों पर ये सिमट जाएंगे,
बीजेपी के बारे में और नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिए। ये 100 सीटों पर समेट दिए जाएंगे और विधानसभा में तो छोड़िए, वहां तो कोई पूछनहारा नहीं रहेगा, लेकिन देश स्तर पर भी 100 सीटों पर सिमट जाएंगे। तो वहां से लेकिन हमको कुछ नहीं चाहिए। और उन्होंने बजाते जो है चौटाला का हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि हम हाथ भी जोड़ रहे हैं कि कांग्रेस को लेकिन इसमें लीजिए, बिना कांग्रेस के कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। तो ये जो एक बात आई ना, तो कांग्रेस तो मालूम है कि राष्ट्रीय पार्टी है, वो मुकाबिल है कई सीटों पर, अधिकाधिक सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ही मुकाबिल है, तो उसको लेकर के छोड़ करके बिना गठबंधन कोई हो नहीं सकता है। तो नीतीश जब चले तो उन्होंने ये अपने मन में एक सजा रखी थी तस्वीर कि वो सर्व स्वीकृत नेता के तौर पर वो इंडिया गठबंधन का आएंगे, और जब वो आएंगे तो स्थितियां अनुकूल रही तो फिर तो वो ये साथ रहेंगे। स्थितियां अगर अनुकूल नहीं रही चुनाव की तो ठीक है, मोदी तो जरूर एक बार आमने सामने हमको देखेंगे, और देखेंगे तो फिर उनके साथ किसी तरह की राजनीतिक डील हो सकती है, ये बिल्कुल साफ है। तो कद हर हाल में जो नीतीश पूरे राजनीति में अपना कद बढ़ा कर रखते हैं, तो उनको लगा कि ये जो पूरी इंजीनियरिंग जो मैं सजा रहा हूं इसमें मेरा कद बचा रहेगा, ऐसे भी वैसे भी, मैंने दोनों स्तर पर। इंडिया गठबंधन बना तो भी, नहीं बना तो भी, और आखिरकार यही बात है। और देखिए कि कैसे उसी दिशा में सारी घटनाक्रम उसी दिशा में बढ़ रहे थे, बढ़ते गए, और अब जो रिजल्ट सामने आया कि आपने देखा कि इस बार नीतीश जो हटे, तो आप पूछ रहे हैं ना धनंजय, या लोग भी पूछते हैं कि इस बार तब फिर क्यों हटे, इस बार क्या वजह थी? तो कोई वजह नहीं थी, जमीन पर कोई वजह नहीं थी। वजह जो थी वो नीतीश के मन में थी, उनके मस्तिष्क में थी। और तो एक आपने जो डिटेल समझाया, बहुत बढ़िया समझाया आपने, और उससे जो मुझे समझ में आ रहा है दो बातें। एक तो ये आपके बात से निकल के आता है कि 2025 वो तैयार थे कि तेजस्वी को दिया जाए, लेकिन शर्त ये थी कि आप जो है दिल्ली की राजनीति में हमको सपोर्ट करेंगे, और इंडिया गठबंधन बना और उसमें उनको प्रोजेक्ट किया जाना था नीतीश को, इनके नरेंद्र मोदी के बरक्स उनके सामने प्रोजेक्ट किया जाना था। वो प्रोजेक्शन नहीं हुआ, और वो प्रोजेक्शन नहीं हुआ, उसमें कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव जी ने भी नहीं पहल की, और उसकी वजह से उनके साथ लगा कि उनको धोखा हो गया, छल हो गया उनके साथ, कि ये अपना अब ये कहेंगे कि 2025 में मेरे बेटे को तो आपने कहा था कि मुख्यमंत्री पद देंगे, तो आपको वो करना पड़ेगा, आपको बैक सीट पे जाना पड़ेगा। जो आपने कहा कि वो बिहार को संभाले या देश के संभाले, अपने आप को नेता बना कर रखना चाहते हैं जो, तो उनको एक तरह से माना जाए कि उनको आरजेडी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से भी धोखा हुआ, क्योंकि वो तो आए थे, कोई भी आया है तो सामने वाला भी जानता है कि वो निस्वार्थ भाव से तो राजनीति में कोई आता नहीं है, राजनीति में सबके लिए पद और पद दोनों जरूरी है। तो नीतीश कुमार के साथ क्या धोखा नहीं किया उन लोगों ने भी? जाहिर तौर पर धनंजय जी, जो एक अंडरस्टैंडिंग थी वो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई, और उस अंडरस्टैंडिंग में खास तौर पे तब जबकि कोई बहुत साकांक्ष है, बहुत सचेत है कि उसको अपने टारगेट को अचीव करना है, तो उसमें अगर थोड़ी सी इधर उधर भी 100% तो नहीं, मान लीजिए अगर 10% भी कोई मिस्टेक अगर उसमें होता है अपोजिट पार्टी के तरफ से, तो जाहिर तौर पर वो उसको लगेगा कि ये तो साहब विचलन है, या फिर ये पलटने जैसा मामला है, बात बदलने जैसा मामला है। तो देखिए, लालू प्रसाद की राजनीति के भी बिल्कुल वो भी दोधारी राजनीति है, लालू प्रसाद की राजनीति रही है। और लालू प्रसाद जैसे नीतीश कुछ भी कहते हैं तो वो उस पर बने रहते हैं, माने बने रहते हैं मतलब कि वो कहते हैं तो देखिएगा कि कुछ टाइम गैप भले हुआ, लेकिन फिर अगर उस टाइम गैप में वो कुछ और दूसरी बात बोल दें, लेकिन फिर टाइम गैप के बाद फिर वो अपनी उस बात को ले आएंगे किसी के बारे में, किसी और के बारे में कोई सूत्रीकरण उनका है। तो लालू प्रसाद का भी सूत्रीकरण नीतीश के बारे में क्या है? अब याद कीजिए कि नीतीश कुमार के बारे में लालू प्रसाद ने लोकसभा में ये सबसे पहली मर्तबा ये वक्तव्य दिया था, फिर बिहार में तो कई दफा और फिर कई जगह, कि नीतीश के पेट में दांत है। तो ये नीतीश के पेट में दांत है, वो यूं ही नहीं कहा होगा उन्होंने, जो नीतीश कुमार के राजनीतिक परिणाम है, जो नीतीश कुमार के साथ दोस्त होने का राजनीतिक परिणाम है,
तो उसमें ये कहीं न कहीं लालू प्रसाद को लगा होगा। तो गठबंधन तो है, उस लिहाज से कोई 100% तो गठबंधन के साथ मुझे लग रहा है कि बीजेपी में भी आप देख रहे हैं कोई दल वो नहीं रहता है। राजनीति तो गठबंधन के दलों में भी चलती रहती है। तो उस राजनीति में देखिए दोनों तरफ से पेच फंसा हुआ था। जैसे अभी पेच फंसा हुआ है कि नीतीश कुमार जो है वो भी फंसे हुए हैं बीजेपी के साथ आकर, बीजेपी भी फंसी हुई है। बीजेपी चाह रही है कि हमको नीतीश जितवा दें और हमारी जो 39 सीटें आई थी पिछली दफा गठबंधन की वो 40 हो जाए, और नहीं तो कम से कम 17 उनकी आई थी तो वो तो आ ही जाए, 20 हो जाए। वो इस स्वार्थ में नीतीश के साथ जुड़े। नीतीश का स्वार्थ क्या है? नीतीश का स्वार्थ क्या है कि उन्होंने कहा था कि साहब विधानसभा भंग कर देना यार, तो तुमको लोकसभा में भी जिता देंगे, विधानसभा में भी हम भी थोड़ा सा अपना सीट बढ़ा लेंगे। तो हर कोई अपने फायदे की बात सोचता है। तो इस फायदे में लालू प्रसाद का क्या था, तेजस्वी को 25 का चुनाव लड़ाना है, यही नहीं था, बल्कि तेजस्वी को पहले ही जो है कमान सौंप देनी है, तभी तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का मूवमेंट करेंगे, तभी तो वो कैंपेन करेंगे। लेकिन चीजें उधर से भी आती गई। तो देखिए दोनों जगह दो स्वार्थ, बड़े स्वार्थ खड़े थे। नीतीश का स्वार्थ ये था कि उनको बिना शर्त कोई उनको प्रधानमंत्री बना दे। लालू प्रसाद का स्वार्थ क्या था कि बिना शर्त जो है उनको कोई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दे। तो ये होगा क्या? नहीं होगा। तो इस मामले में दोनों दोस्त, बड़े भाई छोटे भाई, मुझे लग रहा है कि अपनी अपनी राजनीति चलते हुए वो यहां तक पहुंचे। लेकिन नीतीश कुमार के तरफ से मेरा ये मानना है कि ये तो क्लियर था ना कि भाई अब वो कहा, माने प्रधानमंत्री, कोई भी पूछिएगा हमसे भी कि आप देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिएगा कि मुख्यमंत्री, तो हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे। तो प्रधानमंत्री तो सुपरलेटिव है ना, वो उसी के बारे में ना चाहेंगे तो नीतीश कुमार को वो फिर घूम के वहां जाने की, उस तरफ देखने की जरूरत नहीं थी, मेरा मानना ये है। और शायद नीतीश जिस तरीके से गोलबंदी कर रहे थे, नीतीश एक सर्वमान्य नेता हैं भी, अगर उनके से ये दल बदलू वाला सिर्फ जो है पलटमारी वाला हटा दीजिए एक रंग उनके व्यक्तित्व से, तो फिर वो निश्चित रूप से सर्वस्वीकृत नेता है। तो वो अच्छे जा रहे थे और वो बनते बिहार की भी, लेकिन उन्होंने चिंता की, इसलिए भी चिंता की कि उनके दल में भी संकट था जो नीतीश को संकट में डाले हुए था। धनंजय जी, मेरा ये मानना है। और वो संकट ये था कि केंद्र की राजनीति में सीधे तौर पर सक्रिय हो जाने के बाद बिहार की राजनीति उनका दल नहीं छोड़ना चाहता था और उसकी कमान वो दूसरे को नहीं सौंपना चाहता था। इसीलिए कि नीतीश की राजनीति की पूरी एक धुरी ही रही है लालू प्रसाद का विरोध करके की गई राजनीति। तो इस आधार पर वो जो उसका यूएसपी था, उस यूएसपी को ही दलों में भी लग रहा था कि ये हमेशा के लिए नहीं चलेगा। अभी तो चल गया, चलो बचना था, अपने को बीजेपी से बचाना था, बच गए, लेकिन हम हमेशा के लिए नहीं इस फेवर में। तो ये मुश्किल नीतीश के सामने भी थी। तो आखिरकार वैसी स्थिति में और नीतीश के सामने एक दूसरी मुश्किल खड़ी कर दी गई कांग्रेस के द्वारा। खड़ी क्या कर दी गई? पटना के मीटिंग की बात याद होगी। लालू प्रसाद ने बहुत चुटकी लेते हुए राहुल गांधी को कहा कि शादी ब्याह नहीं ना किए तो दूल्हा बनिए, अब हम लोग सब बाराती चलने के लिए अब तैयार हैं। तो वो दूल्हा बनाने वाला जो एक बात उन्होंने, लालू प्रसाद ने कही, नीतीश को लगा कि ये पहली सभा थी, पहला मिलन था और इसमें गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये दूल्हा का मामला लेके नीतीश लालू प्रसाद कहना क्या चाह रहे हैं। तो वो थोड़े से असहज हुए। उस समय का आप देखेंगे क्लिप भी तो आपको लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं लालू की कांग्रेस से केमिस्ट्री पहले भी अच्छी थी। कांग्रेस कई बार लालू प्रसाद के साथ गठबंधन में रही है, अब भी है। नीतीश की हमेशा कांग्रेस के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री नहीं रही, बल्कि पिछली दफा भी जब नीतीश, जो मैंने आपको हवाला दिया था वो चिदम्बरम की किताब वाले विमोचन का दिल्ली में, तो उस दफा भी जो 17 में भी ये भागे थे, तो उस समय भी वही वजह थी कि उस समय भी कांग्रेस
क्या कि कांग्रेस वाले तो कुछ नहीं किए, कुछ आगे नहीं बढ़े ये वो। तो कांग्रेस से नीतीश की केमिस्ट्री अच्छी नहीं रही है, लालू की केमिस्ट्री अच्छी रही है। ये केमिस्ट्री भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि अंदरूनी तौर पर खड़ा हुआ, या नीतीश को शको सुबह का की गुंजाइश उसने दी। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। जो मेरा मानना है कि इस कारण से नीतीश सिर्फ बीजेपी के पास आ गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि बीजेपी के पास आ गए तो उनके पास पुराने अपने वो खट्टे और तीखे अनुभव तो हैं कि अभी भी वो 43 संख्या की पार्टी है, 45 संख्या की, तो अभी भी तो उनको बीजेपी मुश्किल में डाल सकती है। और दूसरा है कि बीजेपी जब उनको मिटा देना चाहिए एकदम चिराग पासवान जैसा एक कार्ड खेल करके, तो वो कैसे ये गारंटी कर सकते हैं कि इस बार नहीं मिटा देगी। तो नीतीश को लगा कि सिर्फ एक वजह है कि शायद वो नीतीश सोचे होंगे कि नहीं चलेगा इस बार, बीजेपी मेरा कुछ नहीं बाल बाका नहीं कर सकेगी, इसलिए कि उनको मालूम था कि नरेंद्र मोदी कमजोर हुए हैं और नरेंद्र मोदी को अपना पुराना फिगर मेंटेन करना शायद मुश्किल होगा। तो इसलिए नरेंद्र मोदी को गरज है और लोकसभा में उनको मेरी जरूरत है। तो इसलिए इस आधार पर मैं फिर अपर हैंड खुद को रखूंगा और उनको जो है जरा सा थाम के ही मैं रख पाऊंगा। ये नीतीश को यकीन था, भरोसा था। तो ये उस आधार पर ये चले आए, और ये चले आए इसलिए कि फिर यहां आने के बाद आप सोचिए कि उनका वैल्यू, उनका फिर एक महत्व उस खेमे में, इंडिया खेमे में बढ़ जाएगा। लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। इंडिया गठबंधन ने नीतीश को एक पूरी तरीके से मान लिया कि वो भरोसे के काबिल नहीं है, और सबको झटका लगा, इंडिया गठबंधन को झटका लगा, और जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक छवि खराब हुई। तो उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार बदलने के बाद, बीजेपी के बाद डे टू डे जो है, देखिए सर्वे भी कराती रहती है बीजेपी, जो आप भी जानते हैं, सब राष्ट्रीय स्तर पर भी, स्टेट लेवल पर भी। तो उसमें डे टू डे ये एक मैसेज आ रहा है निकल करके वोटरों के तरफ से कि ये इस बार अच्छा नहीं किया। क्योंकि बीजेपी के तरफ से भी अच्छा नहीं हुआ, उसके भी वोटर ये बता रहे हैं। क्योंकि बीजेपी एक विकल्प खड़ा करने की, अल्टीमेट गोल क्या है बीजेपी का, वो एक विकल्प खड़ा करना है। तो विधानसभा में उसका मुख्यमंत्री चाहिए। तो अगर प्रधानमंत्री के लिए वो अपना मुख्यमंत्री कुर्बान कर सकती है तो ठीक है, कर दिया उसने बीजेपी ने। लेकिन कतारों को कितना पसंद है। दूसरा क्या है कि बीजेपी अगर मान लीजिए कि नीतीश को गाली देती थी और फिर वो चली आई, तो फिर उसके लोग कैसे, किस मुंह से जाएंगे मतदाताओं के पास। तो बीजेपी के लोगों को, बीजेपी का जो जनाधार है, उसके कार्यकर्ता है, उनको ये लगा कि फिर एक बार हाथ से बाजी निकल गई विधानसभा चुनाव की। तो ये विधानसभा और लोकसभा की राजनीति का, और इसीलिए मैंने कहा कि अभी ये नहीं होता अगर, तो शायद इतनी मुश्किल न बीजेपी के लिए हुई होती, न नीतीश कुमार के लिए हुई होती। अगर साल भर का समय था, 17 का ये बदलाव होता तो कोई दिक्कत नहीं, 2 साल का समय था, साल भर का समय था तो भी। लेकिन ये तो लोकसभा चुनाव मुहाने पर खड़ा है, और ऐसे में ये जो हुआ, ये बीजेपी और पॉलिटिक्स में जानते ही आप, और सारे नेता बखूबी जानते हैं, और नरेंद्र मोदी को इससे ज्यादा उनकी समझ जो है और किसी के पास क्या होगी कि पॉलिटिक्स में टाइमिंग का क्या महत्व है, कब कौन बात की जानी चाहिए, कब कौन बात कही जानी चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि इस बार थोड़ी सी टाइमिंग गड़बड़ा गई, टाइमिंग मिस्टेक हो गया बीजेपी के तरफ से भी। तो अब जो सर्वे आ रहे हैं और एक आम ओपिनियन, उसमें नीतीश और बीजेपी के इस साथ का जितनी उम्मीदें कर रखी थी बीजेपी ने, वो लाभ शायद नहीं मिलने जा रहा है सीटों पर भी। यहां तक कि बीजेपी की सीटों का भी एक कहें कि कमजोर रिपोर्ट आ रही है, और जेडीयू की सीटों का भी एक कमजोर रिपोर्ट आ रही है। तो इस लिहाज से, और तीसरी तरफ प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अगर मान लीजिए कि अब पब्लिक में आप देख रहे हैं, तो अभी का माहौल बिहार का यही है धनंजय की, अभी मतदाताओं में सत्ता जो बिहार की है, इसको लेकर के भी एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। जो टकराव हो रहे हैं,
जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा था कि स्मूथली हमको इस बार सरकार चलाने दीजिएगा, नरेंद्र मोदी का भी मानना था ये कि पिछली दफा कम्युनिकेशन गैप रह गया इसलिए सरकार नहीं चली। तो मोदी चाहते थे कि लोकसभा चुनाव तक तो स्मूथली चले, लेकिन सरकारें जैसी बनती गई आप देखें कि उनके धुर विरोधी दो उप मुख्यमंत्रियों को बीजेपी ने बैठा दिया। आपने देखा कि जिनके साथ पूरा युद्ध हुआ था उनको बिठा दिया। चिराग पासवान जो पिछले चुनाव में मोदी को भ्रष्ट मुख्यमंत्री कह रहे थे और जेल भेजने की बात कर रहे थे, जिन्होंने 43 पर नीतीश कुमार को पहुंचाया, उस एनडीए में फिर चिराग पासवान अभी हैं ही आ गए हैं। पता चल रहा है अब कि पारस से ज्यादा टिकट सीटें जो है इस बार चिराग को दी जाएंगी। तो क्या नीतीश इससे इत्मीनान होंगे? नहीं लग रहा है कि वो इत्मीनान होंगे, तो वो भी गेम करेंगे। दूसरी बात क्या है कि एक सबसे मुश्किल हो गई कि बीजेपी ने फाइनली जब ये सर्वे रिपोर्ट वगैरह हुआ तो बीजेपी भी अब उस तरह का गेम चल रही है कि जैसे भी ये इनके प्रकार कैसे किया जाए, क्या किया जाए। अगर नुकसान ये भी हो रहा है तो बीजेपी अब नहीं चाहेगी आगे विधानसभा को भी लूज करना। लोकसभा जो है उसमें ठीक है, अगर कुछ सीटें ही कम हो गई, ये अगर अंदरूनी अंतर विरोध खत्म नहीं हुआ और नीतीश कुमार को काबू करने की कोशिश बीजेपी की जो है वो कायम रही, तो इसका परिणाम में तो भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए मुख्यमंत्री चाह रहे हैं नीतीश कुमार अब कि विधानसभा भंग कर दें, और विधानसभा भंग करने का एक एजेंडा था। आपने पूछा कि 24 में क्यों चले आए फिर इधर, तो उसकी वजह एक विधानसभा भंग करने का भी मामला था। नीतीश ये चाह रहे थे कि आरजेडी का भी क्या ठिकाना, इंडिया गठबंधन होगा या नहीं होगा। नरेंद्र मोदी के बारे में मालूम ही है कि वो सब ईडी सीडी सब करते हैं, और जो सरकार है वो किसी को छोड़ती नहीं है। वो भ्रष्टाचार नीतीश कुमार बोलते हैं कि 0% जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो मोदी उससे आगे बढ़कर कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो है और वंशवाद हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो वहां तो भारी है नरेंद्र मोदी। तो वैसी स्थिति में जो है वो सारे एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, जिसका हम लोग परेड जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं विपक्षी नेताओं पर। तो नीतीश कुमार को यह भी था कि क्या होगा कब होगा, तो चलो कम से कम हम अपनी राजनीतिक ताकत मजबूत बना के रखेंगे तो आगे का नैया भी पार लग जाएगा। तो वो सीधे तौर पर था कि गठबंधन में अगर चुनाव हो जाता है लोकसभा के साथ विधानसभा का भी, तो चाहे वो आरजेडी गठबंधन में रहे तो उनकी सीटें कुछ बढ़ जाएगी, इसलिए कि अच्छी खासी सरकार केमिस्ट्री में चल रही थी, तो वो हो जाएगा। लेकिन आरजेडी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। और लास्ट कैबिनेट जो वहां गठबंधन की थी नीतीश के इस्तीफा देने के पहले, उस कैबिनेट में ये प्रस्ताव भी आया था जो अंदर खाने की बात है, और उस कैबिनेट का इसी कारण से उसको समर्थन नहीं मिला, तो इसलिए उस कैबिनेट की ब्रीफिंग भी सेक्रेटरी ने नहीं की उससे। तो राजद के नहीं तैयार होने के बाद नीतीश को ध्यान में आया कि तो क्या करें, तब तो फिर हम मुश्किल में फंस जाएंगे, हमारी पार्टी भी टूट रही है, हमारी पार्टी में दो धड़ा हो गया है, मंडल का कमंडल का, हमारी पार्टी में दो धड़ा हो गया है। एक है कि वो आरजेडी के साथ जाने का हर हाल में विरोध करेगा, एक दूसरा धड़ा है जो आरजेडी के साथ चाहता है कि रहा जाए। तो ये तो फिर जो 43-45 बच गए हैं, इसमें भी ये एक भंवर चल रहा है। और दूसरा है कि बाहर से कोई मजबूती नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा। तो वैसे में ये सारे ये देखिए संकट नीतीश के थे, इसीलिए नीतीश इस बार उन्होंने ऑफिशियली जो है वो कोई प्रमुख कारण नहीं बताया, क्योंकि बताने वाले पब्लिकली प्रमुख कारण ऐसे थे नहीं। लोगों को मालूम था कि लालू प्रसाद तेजस्वी यादव इस बार संयमित ढंग से नीतीश की सरकार चलवा रहे हैं या चला रहे हैं। पिछली दफा जैसी नहीं था, हर बात में संयम, बाइट देने में संयम, यहाँ तक कि उन लोगों को सामने रख के 2005 और 5 के बाद की सरकारों 2005 के पहले की सरकारों को नीतीश कुमार निंदा करते थे, मंच पर तेजस्वी यादव खड़े रहते थे, लेकिन वो सुनते थे कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो ये इस तरीके से सरकार चली, काम हो रहा था, विकास हो रहा था, नौकरी मिल रही थी, सब कुछ ठीक था। तो फिर जो है लोग भी पूछेंगे ना कि क्यों गिरा दिया। तो नीतीश इसीलिए कुछ नहीं कर सके, लेकिन कोई तो
मुद्दा होना चाहिए। और वो मुद्दा ये कि जब बीजेपी में आ गए तो एनडीए का मतलब होता है कांग्रेस विरोध की राजनीति। जो नीतीश के लोहियावादी राजनीति के जिस फलसफे को उन्होंने समझा था, तो उस आधार पर वो कांग्रेस के विरोध की राजनीति उनको सूट करती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे किया, कांग्रेस ने वैसे किया, नहीं दिया, तय नहीं किया। बंबई के मीटिंग में ये हुआ तो दिल्ली के मीटिंग तो ममता को उठा दिया, तो केजरीवाल ने समर्थन दे दिया। तो उन्होंने जो भी कांग्रेस को ब्लेम किया कि ये लोग कुछ कर नहीं रहा था, तो ये जो भी नहीं कर रहा था, लेकिन एक बात है, ये सवाल का जवाब नीतीश के पास भी नहीं है धनंजय जी। वो ये कि जी जी बोले। नहीं, आप बोल लीजिए पहले, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, वो जवाब ये नहीं था, वो जवाब ये नहीं था इंडिया गठबंधन कौन था ये बताइए। और नीतीश से ये जवाब देंगे कि इंडिया गठबंधन कौन था। इंडिया गठबंधन क्या कांग्रेस थी? इंडिया गठबंधन क्या केजरीवाल थे? इंडिया गठबंधन क्या ममता थी? या इंडिया गठबंधन लालू थे? इंडिया गठबंधन गठबंधन था, और उस गठबंधन के बीज तत्व जो है वो थे नीतीश कुमार। अगर इंडिया गठबंधन कोई था तो वो थे नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो है उन्होंने ही इंडिया गठबंधन के लिए मशक्कत की, पसीने बहाए, दौड़े और दरवाजे दरवाजे गए सारे। जहां पूछा गया, जहां इज्जत भी मिली तो भी, उपेक्षा भी मिली तो भी गए। नवीन पटनायक के पास भी गए कि गुच्छा देने के बाद भी नवीन पटनायक ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। पहली दफा कांग्रेस के पास गए थे, जब बाहर निकल के आए तो सोनिया गांधी बाहर छोड़ने नहीं आई। तो जो भी है अपना, लेकिन एक मिशन था, तो मिशन किसका था? नीतीश का था, जो सामने दिखाई दे रहा था। तो इंडिया गठबंधन वो थे, अगर थे भी तो, लेकिन मेरा मानना ये है कि इंडिया गठबंधन सब थे, वो घटक दलों का इंडिया पार्टी थी। तो पार्टीज इंडिया थी, तो पार्टी इंडिया जो है उसमें नीतीश कुमार भी फैक्टर थे। तो राहुल अपनी यात्रा को लेकर निकल गए, कोई और भी क्यों नहीं निकला यात्रा को लेकर? तय ये हुआ कि यात्रा होगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में जेडीयू भी तो था। मान लीजिए कि कांग्रेस नहीं आएगी उस मीटिंग में, तो क्या बाकी दल जुटेंगे? कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होगी, फैसले लिए जाएंगे। तो मैंने कहा ना कि सीट शेयरिंग, ये सीट शेयरिंग तो अभी तक एनडीए का नहीं हुआ, ये नीतीश कुमार नहीं जानते हैं। तो मैंने ये कहा ना कि सीट शेयरिंग ही पहले लोग चाहते हैं, जो कल आपके शो में भी मैंने कहा। ये सीट शेयरिंग अगर विपक्ष का ये एजेंडा है, तो वो सीधे राजनीतिक लाभ हानि का एजेंडा है। वो देश के संविधान बचाने का एजेंडा नहीं है, वो लोकतंत्र को बचाने का एजेंडा नहीं है। और नीतीश का अगर इस तरह का वक्तव्य है, तो ये यही बताता है कि नीतीश की राजनीति कैसी है। कोई भी सवाल उठा सकता है। तो ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन कांग्रेस का नहीं था कि आप कांग्रेस को ब्लेम करेंगे, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी आया, तो आपको ध्यान होगा कि उन्होंने मना किया कि नहीं, इस पर बाद में बात होगी। तो ये दरअसल सब लोग था, तो नीतीश उसके पार्ट एंड पार्सल थे। इसलिए नीतीश यह कह के नहीं भाग सकते, बच नहीं सकते। और अगर ये कह के भाग रहे हैं तो उनकी बातों को कोई न तो कोई विश्लेषक के तौर पे, कोई बुद्धिजीवी के तौर पर, कोई समझदार नागरिक के तौर पर, मतदाता के तौर पर यह मानेगा कि वो इस कारण निकल गए। वो रहते लड़ाई उनकी संयोजक बनने की भी नहीं थी। जी, ये इस पूरे प्रकरण में जो आपने डिटेल जो समझाया, उसमें जो 2-3 बातें निकल के आती है। जी। एक तो ये कि नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि बिहार भी चला गया और वहां भी नहीं रहा, दिल्ली भी नहीं रहा, तो हम कहाँ हैं फिर? एक सवाल उनके सामने, नीतीश कुमार के सामने ये आया कि हम कहाँ हैं। तो अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो कम से कम बिहार में तो हम हैं, दिल्ली में तो हमारी जगह नहीं, लेकिन बिहार में तो हैं। ये उनके दिमाग में चला। लेकिन बीजेपी को भी नुकसान हुआ कि बीजेपी ने जो सोचा था नीतीश कुमार के आने से फायदा हो जाएगा, वो होता नहीं दिखाई पड़ा। दूसरी वजह ये भी रही कि नीतीश कुमार को कमजोर करने का काम अगर किसी ने किया तो बीजेपी ने ही किया। आरजेडी ने कमजोर करने का काम नहीं किया नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार आरजेडी से कमजोर नहीं हुए, नीतीश कुमार बीजेपी से ही कमजोर हुए। तो बीजेपी साथ रह करके नीतीश कुमार को बीजेपी ने कमजोर किया, तो उसका खामियाजा तो 2024 के चुनाव में बीजेपी को भुगतना है बिहार से,
कि उनकी सीटें जो चाह रहे थे वो नहीं आ रहा है, तो ये तो है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा लाभ जो है मुझे लग रहा है, नीतीश कुमार को भी नुकसान हुआ कि नीतीश कुमार की सीटें घटी हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनकी छवि बेहद खराब हो गई कि आदमी अपनी बात का खड़ा नहीं रहता है, ये खाली पद देखता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा लाभार्थी जो है, या लाभ जिसको मैं कहूँ, वो तेजस्वी को मिलता दिखाई पड़ रहा है कि तेजस्वी को जो है एक नेता बनने का अवसर मिल गया। और अब की बार तेजस्वी सरकार जो है 2025 में बन सकती है यह बात। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर इस तरह की राजनीति चल रही है तो क्या लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव में अगर अच्छे परिणाम नहीं आते हैं या जो भी परिणाम आते हैं, अगर अच्छे आते हैं तो भी और अगर अच्छे नहीं आते हैं तो भी, नीतीश कुमार बीजेपी के लिए एनजी हो गए, नॉट गुड। हमारे यहाँ सिनेमा में कहा जाता है एनजी, मतलब ये शॉर्ट काम का नहीं है, बिल्कुल। तो ये जो है एनजी हो गया नीतीश कुमार बीजेपी के लिए। तो क्या लोकसभा चुनाव के बाद एक और गति नीतीश कुमार के देखने को मिलेगी? क्या देखने को मिलेगा? आपको क्या लग रहा है? नीतीश कुमार को मुझे लगता है बीजेपी फिर झटका देगी ताकि 25 में जो है उसके लिए रास्ता साफ हो जाए और सीधा तेजस्वी से टकराव हो बीजेपी का। और अगर वैसी स्थिति बनती है तो क्या होगा? जी नहीं, बिल्कुल एनजी है वो बीजेपी के लिए, वो पहले भी बीजेपी मान कर चल रही थी। ये तो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की जो एक वो सवार हुआ है, जो उनके दिलो दिमाग में संकल्प, तो वो उसका परिणाम है ये कि वो नॉट गुड को फिर इन्होंने गुड बना लिया। नहीं तो यही अमित शाह बोलते थे ना कि सुन लो ललन सिंह, सुन ले नीतीश कुमार, दरवाजे बंद हैं। यही नरेंद्र मोदी जो तीन अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान की चुनावी सभाओं में नीतीश के उस वक्तव्य पर जो विधानसभा में उन्होंने यौन शिक्षा को लेकर के दिया था, उस पर किस तरह से लानत मलामत किया था नरेंद्र मोदी ने। तो और उसके अलावे भी तो ये तो बिल्कुल, बल्कि ये लोग टारगेट करके बीजेपी चल रही थी कि नीतीश इज नॉट गुड तो नॉट गुड, और उसको अब गिरा देना है, अब अपनी जमीन बनानी है। लेकिन वो क्या कहिएगा, वो राजनीति जैसे नीतीश के बारे में हम लोग अगर चर्चा कर रहे हैं तो मैं क्यों कहता हूं कि समानता है नरेंद्र मोदी में। तो नरेंद्र मोदी को भी भारत की राजनीति और किसी राज्य में कौन सी राजनीति चल रही है उसमें उसका पार्टी का लाभ हो रहा है कि घाटा हो रहा है, पार्टी से ऊपर उठे हुए नरेंद्र मोदी नेता है, अमित शाह नेता है। तो उस तरीके से वो अपने लाभ घाटा के बारे में भी सोच रहे हैं नीतीश की तरह कि उनको तो प्रधानमंत्री के लिए सीटें चाहिए बिहार से, तो उसमें वो नॉट गुड भी जो है उसको गुड बना कर ले आओ। लेकिन आप बना कर ला देंगे, बनाने से क्या होता है, वो जमीन पर वो गुड बनकर सामने आएगा तो। लेकिन देखिए इसमें एक मामला है, एक अचानक मेरे ध्यान में एक डाटा पर मैंने बात आ गई ध्यान में। वो क्या है कि देखिए नीतीश कुमार भी इतना कुछ बर्दाश्त करते हैं, वो तब करते थे जब बीजेपी के साथ वो सहज रूप में होते थे। एक अटल आडवाणी की बीजेपी थी जब जेटली जिंदा थे, नरेंद्र मोदी शाह के बीजेपी में आने के बाद ही उनकी असहजता धीरे धीरे शुरू हुई। तो अब देखिए कि होता क्या है कि, लेकिन फिर भी जैसे नरेंद्र मोदी को लगा कि इस बार के चुनाव में हम सीटें उठा लें, किसी तरह नीतीश को साथ ले लें, उसी तरह नीतीश का भी इतिहास है कि बीजेपी के साथ जब वो गठबंधन उन्होंने बनाया और 2000 से ही कहिए और फिर 2005 में वो बिल्कुल लड़े, तो उस तरीके से एक गठबंधन और एक समर्थन का जब बीजेपी को साथ अपने खड़ा किया उन्होंने, उसके बाद आप देखेंगे कि स्ट्राइक रेट जो है ना इलेक्शन में मतदाताओं के, और सीटें भी, तो सीटें वो बड़े भाई होने के नाते नीतीश कुमार सीटें वो बराबर लेते थे या फिर ज्यादा लेते थे, कम नहीं लेते थे। तो उस आधार पर लेकिन रिजल्ट जो आता था तो वो स्ट्राइक रेट इनका बेहतर होता था। अगर दोनों का बराबर बराबर भी हो जाता था स्ट्राइक रेट, तो सीटें चूंकि इनकी हमेशा ज्यादा रही तो ज्यादा इनको रिजल्ट भी मिलता रहा है। तो बीजेपी का ये लाभ जो है, नीतीश को ये लगता है और इस बार भी लगा कि लोकसभा वाला लाभ ये बीजेपी के साथ मिल जाएगा।
और दूसरा है कि विधानसभा वाला भी बात मान ही रहा है ये, तो चलो आ जाए। और बीजेपी ने, जैसा अंदर खाने की बात है धनंजय जी की, ये मान भी लिया था कि ठीक है वो हम लोग मान लेंगे, लेकिन अब शायद बीजेपी मुकर रही है, क्योंकि उसको नीतीश इज एनजी ये मान के ही वो चल रही है, जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो अब क्या है कि देखिए, वो उसमें एक मैं छोटा सा बताऊंगा कि अभी तक क्या है, सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा में, अगर लोकसभा की बात आप करें तो सबसे ज्यादा सीटें जेडीयू को जो है वह लोकसभा में 2009 में मिली, और बीजेपी को भी आप समझ लीजिए कि उसको भी 9 में मिली। तो वो क्या था, 80% दोनों का स्ट्राइक रेट था, जेडीयू का भी और बीजेपी का भी। उसमें जेडीयू समझ लीजिए कि 25 सीटें लड़ी थी और 20 सांसद उसको उसकी जीत कर आए थे। वो 2009, आप सोचिए, केंद्र में जबकि जो है कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन बिहार ने जमीन खिसका दी थी और बिहार चला गया था नीतीश और बीजेपी के साथ। तो 25 लड़े और 20 जीते। जेडीयू लड़ी, आप समझ लीजिए कि सॉरी हाँ, बीजेपी जो है 15 लड़ी, जिसमें 12 पाई, तो इसका भी स्ट्राइक रेट 80% रहा। तो ये एक लाभ उनको मिला उस समय भी। इस बार भी आप देख लें कि जो 2019 का चुनाव लोकसभा का हुआ, तो इसमें भी, और आप 9 के बाद तो फिर आप देख ही रहे हैं कि 14 का चुनाव, तो 14 में तो अलग ही लड़ गए नीतीश कुमार, और फिर 14 के बाद 19 का चुनाव आया, तो 19 में भी आप देख लें कि 17 सीटों पर दोनों लड़े, 17 सीटों पर, तो 17 सीटों में 17 निकाल ले गई बीजेपी, 16 निकाल पाए ये नीतीश कुमार यानी जेडीयू। तो भी जो है माने 90% जो है स्ट्राइक रेट जेडीयू का माना जाएगा। तो ये एक एक्सपीरियंस उनके पास रहा है, जिस आधार पर उनको लगा कि इस बार ये कर लेंगे। लेकिन यहीं पर लोचा हो गया, और लोचा ये कि बीजेपी को भी लगा कि ये आदमी हमारे साथ होता है, अब इसके भी मूल्यांकन और विवेचना हो रही है, तो इसमें हमको तो लाभ मिलता ही है, इस आदमी को भी लाभ मिल जाता है। तो ठीक है, ये आदमी को लाभ मिलेगा तो ठीक है। गठबंधन, जो मोदी जी बोलते हैं कि अब की बार 370 बीजेपी और 400 पार गठबंधन, तो ये 400 पार में गठबंधन में पता नहीं लोकसभा चुनावों के बाद अगर दोनों की सीटें बढ़ती हैं या दोनों जीत भी लेते हैं, कल्पना कीजिए कि जीत भी लिया, अगर वो 40 के 40 जो वो बोल रहे हैं, कल्पना कीजिए, ये जमीन पर कहीं नहीं है, तो 40 में अगर मान लीजिए कि जो लड़ने की बात हो रही है जितनी सीटें, तो एक यकीन जानिए, बीजेपी को जब ये लग गया कि इसका लाभ ज्यादा उठा लेते हैं नीतीश कुमार, और क्या ठिकाना वो फिर इस 400 वाले उसमें रहेंगे कि नहीं गठबंधन में, तो इसलिए उनको कंट्रोल करने की भी बात यहीं से शुरू हो गई है। इसलिए एक तो सीटें भी उनको, जो खबरें मिल रही है कि वो इस बार भीड़ ज्यादा है गठबंधन में। नीतीश चाहते थे कि चिराग को अलग रखा जाए, चिराग अलग नहीं होने जा रहे हैं, तो चिराग और पारस के 2 गुट हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी आके घुस गए हैं, ये सब लोग पहले से एनडीए में थे। उसके बाद जीतन राम मांझी हैं, तो जेडीयू है, बीजेपी है, अब साहनी दोनों तरफ चल रहे हैं, किधर इधर की उधर, तो इतनी सीटें कहां से लाएंगे। तो बहरहाल फिर भी जेडीयू को उतनी सीटें बीजेपी देने के मूड में नहीं है कि 16 का 16 या 17 का 17, तो वैसे में भी नीतीश का मन थोड़ा सा छोटा है। और दूसरा है कि बीजेपी ने देखा कि रिजल्ट जो आते हैं उसमें इनकी स्ट्राइकिंग रेट तो अच्छी हो जाती है, इनकी सीटें भी बढ़ गई 2009 में हमारे मुकाबले, तो उस लिहाज से इस बार तो बीजेपी को अपनी बढ़ी हुई सीटें चाहिए। तो ये सब अस्थिरता, एक अंतर गठबंधन में एक ये अंतर द्वंद्व चल रहा है कि अब अच्छा कि बुरा, साथ रहें कि नहीं रहें, कब तक रहें, तो इस बार स्थिर नहीं है, चैन नहीं है नीतीश कुमार को। और वो जो हमेशा कंफर्ट जोन जो खोजते रहे अपनी राजनीति का, शायद एक बार फिर आकर के नीतीश, मैं कहूंगा कि नीतीश फिर फंस गए हैं, एक अनकंफर्ट जोन में है। देखना यह है कि वो नीतीश क्या जो हमेशा निकल जाने की कोशिश में निकल जाते रहे हैं, तो इस बार भी निकल जाएंगे, या फिर उनकी छवि जो है वही इस बार उनके लिए बहुत बाधा बनेगी, इसलिए कि उस छवि में राजनीतिक शुचिता, जो नीतीश की एक जेंटलमैन लीडर की एक छवि जो होती थी बिहार में, वो दूसरित हुई है। दूसरी बात यह है
कि एक वो बात भी है ना कि चल झूठे, तो ये चल झूठे वाली बात भी एक नीतीश के बारे में चल रही है कि हमेशा बोलते हैं इस बार नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, जी जाएंगे, वो संघ मुक्त भारत बनाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि ये मेरा आखिरी चुनाव है जैसा भाषण भी दे करके मतदाताओं के सामने भी उस तौर पर वो साबित हुए। तो पता नहीं, ये एक मुश्किल नीतीश के सामने, नीतीश की राजनीति के सामने मुझे लग रहा है कि अब तक के दौर में 1985 से लेकर के ये 2024 और आगे कहें, मैं फिर कहूंगा जहां से हम लोगों ने नीतीश की ये श्रृंखला शुरू की थी 1985 से 2025 जो विधानसभा चुनाव आने वाला है। जी भाई साहब, हम ये एपिसोड 5वां एपिसोड नीतीश कुमार पलटी क्यों मारते हैं इसका जवाब तो मिल गया है दर्शकों को, लेकिन एक और एपिसोड करेंगे। ये 5वां एपिसोड में जवाब हो गया जहां हमने शुरू किया था। लेकिन अब नीतीश कुमार के लिए रास्ता कहाँ है, क्या होगा नीतीश कुमार का, इस पे हम फिर से बात करेंगे आपके साथ। लेकिन ये फिलहाल नीतीश कुमार, धनंजय जी, रास्ते को वॉच किया जाए इनके। अभी देखें डे टू डे डेवलपमेंट हो रहे हैं, पॉलिटिकल घटनाएं, और बिहार जो है सबसे ज्यादा मंथन में है। माने बिहार एकदम राजनीतिक रूप से मंथन के पूरे जो है आवेग में, ऊर्जा मन स्थिति में है। और उस मंथन में नीतीश किस तौर पर निकलते हैं बाहर, तेजस्वी किस तौर पर बाहर निकलते हैं, बीजेपी कैसे उस मंथन में निकलकर बाहर आती है, कौन इसमें नवरत्न बनते हैं, कौन जो है बिल्कुल विश्व बनते हैं, ये देखना होगा। जी बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे आपसे। हम आपसे इस पर बात करेंगे। एक एपिसोड, बढ़िया एपिसोड ये बनता है, इस पर बात करेंगे। और हमारे दर्शकों की अपेक्षा भी है या उनकी जिज्ञासा भी है कि इस पर भी बात हो। तो बहरहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको साथियों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, और जो हमने सवाल था, आप सबके मन में सवाल था कि नीतीश कुमार बार बार क्यों पलटते हैं, मुझे लगता है इन सारे सवालों के जवाब जो आपको मिल गए होंगे। अब एक और सवाल जो हमारे मन में और सबके मन में भी है कि इसके बाद नीतीश कुमार का क्या होगा, और 2025 या कहिए 2024 के चुनाव के बाद क्या एक खेल होगा, और 2025 में क्या होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।